हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो कर रहे हैं पार्ट वो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 1 के लिए। बुक है क्रॉनिकल्स ऑफ टाइम एंड एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स। तो क्रॉनिकल का मतलब देख लेते हैं पहले क्या होता है। क्रॉनिकल इज समथिंग which is to describe past or current events. Chronicle is related to chronological and comes from the Greek ta chronica, which means annals of time. Events are usually chronicled in the order in which they occurred. मतलब कि एक टाइम की सीरीज़ जो पास्ट और करंट इवेंट्स को डिस्क्राइब करती है तो उसको क्रॉनिकल कहा जाता है। मतलब कि प्राचीन समय की भी और अब प्रेजेंट में जो चल रही है उस चीज़ को भी उसी प्रॉपर ऑर्डर में रखते हुए उन चीज़ों को वो जब जो है डिस्क्राइब करती है तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिकल। तो हमारी बुक का नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ टाइम, तो मतलब कि हम जो समय के साथ जो क्रॉनिकली इसको अरेंज किया गया है। फिर जो है ये पूरी की पूरी जो बुक है इट इज़ कवरिंग पोएम्स। तो आप ये जो है पीरियड वाइज जो है पोएम्स पढ़ेंगे, एज वाइज पोएम्स पढ़ेंगे। फिर वर्ड आया था एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एंथोलॉजी? A book or other collection of selected writings by various authors, usually in the same literary form, of the same period or on the same subject. मतलब एक ऐसी किताब या फिर ऐसी कलेक्शन छांटी हुई कुछ रचनाओं की अलग अलग ऑथर्स के द्वारा जो कि उसी लिटरेरी फॉर्म में लिखी गई हैं, उसी सेम पीरियड में लिखी गई हैं और सेम ही सब्जेक्ट पर लिखी गई हैं, तो उसको हम एंथोलॉजी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारी बुक है ये एन एंथोलॉजी ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा एंड एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न फ़िलासफ़ी जो है, जैसे ये एग्जांपल दिया गया है कि एंथोलॉजी जैसे कि अगर लिखी जाए एलिजाबेथन ड्रामा, जब क्वीन एलिजाबेथ थी उस राज्य के दौरान जो चीज़ें लिखी गई तो उसको एंथोलॉजी ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा कहा जाएगा। और अब मॉडर्न फ़िलासफ़ी पे कोई बुक लिखी जाती है डिफरेंट ऑथर्स की, डिफरेंट राइटर्स की, तो उसको हम कहेंगे एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न फ़िलासफ़ी। तो जो आपकी सिलेबस में बुक मैंशनड है it is by Oxford Publications and it is Chronicles of Time and Anthology of Poems, edited by आशा काद्यान। तो ये पोएम्स की एंथोलॉजी है। आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोएम्स पढ़ेंगे। अभी हम इसका जो है सिलेबस भी डिस्कस करते हैं। आपकी सबसे पहली जो पोएम इसमें है वो है लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो फर्स्ट पोएम जो है इट इज़ लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एंड इट इज़ अ सोनेट। आप देखेंगे कि बेसिकली इसमें सारे ही सोनेट्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। तो आइए चलिए हम कर लेते हैं पहले सिलेबस डिस्कस। तो ये बेसिकली एमडीयू और केयू यूनिवर्सिटी का जो है बीएससी 1 सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। तो जो है आप देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 40 हैं और टाइम अलॉटेड रहेगा 3 आवर्स। तो पार्ट ए जो है वो है टेक्स्ट पार्ट, इट विल बी ऑफ 20 मार्क्स। सो द फॉलोइंग टेक्स्ट इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर इंटेंसिव स्टडी। 1. Following poems from Chronicles of Time edited by Asha Kadyan, Oxford University Press. So first one is William Shakespeare, Let Me Note to the Marriage of True Minds. B. John Donne, Death Be Not Proud. C. John Milton, On His Blindness. Next is Henry Vaughan, The Retreat. Next, John Dryden, Shadwell. Next is poet Alexander Pope and poem Know Then Thyself. Next is William Blake, The Little Black Boy. Next one is written by William Wordsworth and the sonnet is 3 years she grew in sun and shower. Next one is written by Percy Bysshe Shelley, P.B. Shelley भी बोला जाता है इनको, England in 1819. Next is written by Alfred Lord Tennyson, Crossing the Bar. It is L-O-R-D, not L-A-R-D. It is misprinted here. It is L-O-R-D actually. Crossing the Bar. So these are the poems which will you study in this very semester. This is the part A and it is text. Text is मतलब कि basically जो poet लिखता है poem या कोई भी चीज़ अपनी ओरिजिनल राइटिंग में जब उसकी में हम उसको पढ़ते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द टेक्स्ट। इट विल बी ऑफ 20 मार्क्स जिसमें कि आपकी एक्सप्लेनेशन भी आएगी, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करके क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी और ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी होंगे।
तो आप ध्यान से पढ़ेंगे और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करके एक्सप्लेनेशन जब आएगी तो वो आपको किसी भी पोएम में से भी कोई स्टेंजा दे दिया जा सकता है, तो हर पोएम आप ध्यान से पढ़ें ताकि आपको पता चल जाए कि ये कौन सी पोएम से लिया गया है। तो ये यहाँ पर हमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया है। पार्ट बी इज़ इंक्लूडिंग जनरल इंग्लिश, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश इज़ ऑफ 4 मार्क्स, पैराग्राफ राइटिंग 6, कॉमन फ्रेजल वर्ब, प्रपोजिशंस, कॉमन एरर्स इन इंग्लिश इज़ ऑफ 10 मार्क्स। तो आगे देखते हैं स्कीम ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसे रहेगी। द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू आंसर कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। देयर विल बी इंटरनल चॉइस। 5 मार्क्स का ये होगा, 5 क्वेश्चंस करने होंगे। जो पोएम आप पढ़ेंगे उसमें से ही क्वेश्चन आंसर्स जो है एक्सटेंजा दे दिया जाएगा, तो आपको उसमें से कॉम्प्रीहेंशन करनी है। क्वेश्चन आंसर्स जो दिए होंगे उस स्टेंजा में से, तो आपको उसके आंसर्स देने होंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो ये 5 मार्क्स का होगा। सेकेंड इज द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। देयर विल बी इंटरनल चॉइस। तो यहाँ पर क्या होगा कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना होगा, आपको स्टेंजा गिवन होगा, इंटरनल चॉइस होगी इसमें, ये 3 मार्क्स का होगा। और फर्स्ट वन में भी इंटरनल चॉइस है, वो 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट है देयर विल बी 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक। The candidate will be asked to give answers in about 30 words each. There will be internal choice. तो यहाँ पर जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखने होंगे 5, और इंटरनल चॉइस के साथ होगा जो कि 30 शब्दों में लिखना है। तो देयर विल बी 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है ये 6 मार्क्स का है। नेक्स्ट इज देयर विल बी 1 ऐसे टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक विद इंटरनल चॉइस। ऐसे टाइप क्वेश्चन भी जो है वो इंटरनल चॉइस के साथ होगा। इट विल बी ऑफ 6 मार्क्स। ट्रांसलेशन ऑफ अबाउट 10 sentences from Hindi to English is of 4 marks. Next is paragraph. The candidate will be required to write about 250 words on any one of the 5 given topics. 5 topics होंगे, तो उस पर 250 words का पैराग्राफ लिखना होगा। It will be of 6 marks. Then there will be common phrasal verbs, prepositions, common errors in English, that will be of 10 marks. तो चलिए हम करते हैं फर्स्ट पोएम स्टार्ट। लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स बाय विलियम शेक्सपियर। तो सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट द पोइट। तो पोइट हमारे हैं विलियम शेक्सपियर, बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 एट स्ट्रैटफोर्ड ऑन अवॉन। William Shakespeare was an actor, playwright, poet and shareholder in theatrical undertakings. तो इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन में हुआ था। विलियम शेक्सपियर एक एक्टर थे, प्लेराइट होता है ड्रामेटिस्ट, ड्रामा लिखने वाले, पोइट थे और एक शेयर होल्डर थे एक थिएट्रिकल अंडरटेकिंग में, ये थिएटर में काम करते थे। He wrote 37 plays, some poems and a sequence of 154 sonnets during his 20 years of dramatic career. इन्होंने 37 प्लेज लिखे, कुछ पोएम्स लिखी और एक सीक्वेंस लिखा 154 सोनेट्स का 20 साल में अपने ड्रामेटिक करियर के। अब आपको लगता होगा व्हाट इज़ अ सोनेट? बेटा सोनेट होता है एक 14 लाइन्स की पोएम को सोनेट कहा जाता है। डिटेल में सोनेट के बारे में मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई हुई है। और शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, सोनेट 18 है शेक्सपियर का, उसमें भी पूरा का पूरा मैंने डिटेल में जो है सोनेट के बारे में बताया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उन्होंने टोटल 154 सोनेट्स लिखे थे। हिज मोस्ट फेमस प्लेज आर लव्स लेबर्स लोस्ट, रोमियो एंड जूलियट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, जूलियस सीजर, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो एट्सेट्रा। तो ये इनके बहुत ही फेमस ड्रामाज हैं। विलियम शेक्सपियर को जो है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट रहे हैं। कालिदास जो है उनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट हम जानते हैं थोड़ा सा अबाउट द पोएम। तो पोएम है हमारी लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज़ अ मैचलेस एंड फ्लॉलेस सोनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये जो है बिल्कुल एक अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जाती और इसमें कोई भी कमी नहीं है, कोई फ्लॉ नहीं है। तो ये एक दोष रहित सोनेट है शेक्सपियर ने जो लिखा है। दिस पोएम थ्रोज लाइट ऑन द पोइट्स फिलोसफी ऑन द डेफिनेशन ऑफ ट्रू लव। तो यहाँ पर सच्चे प्यार की परिभाषा के बारे में जो है कवि प्रकाश डालता है। आप यहाँ पर डेफिनेशन की स्पेलिंग देखिए, DEFINITION होती है, तो बहुत से बच्चे NATION लिखते हैं, तो ये गलती ना करें, डेफिनेशन की स्पेलिंग ठीक ही लिखें।
द पोइट इज़ ऑफ द व्यू दैट ट्रू लव इज़ कॉन्स्टेंट, परमानेंट, इमोर्टल एंड अनचेंजेबल। पोइट इस विचार के साथ बात करते हैं कि जो सच्चा प्यार होता है वो लगातार परमानेंट होता है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं होता है और वो कभी भी चेंज नहीं होता है। द पोइट मेक्स यूज़ ऑफ अ नंबर ऑफ सिमलीज एंड मेटाफर्स टू प्रूव दैट ट्रू लव इज़ कॉन्स्टेंट एंड परमानेंट। बहुत सारी सिमलीज और जो है मेटाफर्स का यूज़ करता है हमारा पोइट ये सिद्ध करने के लिए कि जो सच्चा प्यार है वो उसकी तो जो है कोई भी मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, उसकी उपमा कर सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं। तो मेटाफर क्या होता है कि मेटाफर में हम जैसे ही कह सकते हैं ही इज़ लॉयन ऑफ आवर क्लास, ब्रेवरी के लिए उसको हमने लॉयन से कंपेयर कर दिया तो वो मेटाफर हो जाएगा। एज और लाइक का अगर हम यूज़ करते हैं तो दैट इज़ अ सिमली, जैसे कि ही इज़ एज ब्रेव एज अ लॉयन। तो यहाँ पर बहुत सारी मेटाफर्स और सिमलीज का यूज़ किया है पोइट ने। ही कंपेयर्स ट्रू लव टू अ लाइट हाउस एंड टू अ पोल स्टार। तो उन्होंने लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ जो होता है और पोल स्टार जो ध्रुव तारा है उसके साथ ट्रू लव को कंपेयर किया है, क्योंकि वो अडिग रहते हैं, वो कभी भी बदलते नहीं हैं अपनी जगह से। अगेन द पोइट सेज दैट टाइम लाइक अ फार्मर कट्स एंड डिस्ट्रॉयज द फिजिकल ब्यूटी बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय ट्रू लव। तो फिर से कहते हैं पोइट की जो समय है किसान की तरह, किसान क्या करता है, फसल को बोता है और फिर काटता है, उसको नहीं काटेगा तो फिर लोग खाएंगे क्या। तो इसी तरीके से जो टाइम है, समय जो है वो क्या करता है, वो चीज़ों को और जो बाहरी सुंदरता है उसको ख़त्म कर देता है। बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय ट्रू लव, लेकिन वो सच्चे प्यार को ख़त्म नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स ट्रू लव रिमेन्स द सेम इवन विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो दूसरे शब्दों में कहें तो सच्चा प्यार जो है वो टाइम बीतने के साथ ख़त्म नहीं होता और जो प्रेमी मरने के बाद भी उनका नाम जो है वो सदैव के लिए रह जाता है, तो टाइम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल्ड समरी ऑफ द पोएम के बारे में। In the first stanza of the poem, the poet says that there cannot be any obstacle in the union of two true lovers. First stanza में क्या कहते हैं पोइट की जो कोई भी रुकावट जो है ट्रू लवर्स को रोक नहीं सकती है मिलने से। द लव विच चेंजेस व्हेन इट फाइंड्स अ चांस टू चेंज इज़ नॉट ट्रू लव। अगर कोई प्यार में बदल जाता है तो वो ट्रू लव नहीं होता है। इन द सेम वे लव इज़ नॉट ट्रू लव विच बैंड्स अंडर सम फोर्स और थ्रेट। किसी के डराने से धमकाने से भी अगर कोई झुक जाता है या चेंज हो जाता है तो उनका भी लव ट्रू लव नहीं है। द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम डिस्क्राइब्स द कॉन्स्टेंसी ऑफ ट्रू लव। Here the poet compares true love to a lighthouse and the pole star. A lighthouse remains surrounded by sea storms, but it cannot be shaken by the sea waves. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई जो सच्चा प्यार है वो एक प्रकाश स्तंभ या ध्रुव तारे की तरह होता है। बहुत सारी लहरों का सामना करते हुए भी जो प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस जो समुद्र के बीच में होता है वो अडिग रहता है, चेंज नहीं होता अपनी जगह से। इसी तरीके से जो ध्रुव तारा है वो हमेशा हमें कौन सी डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसी तरीके से जो है वो भी अपनी सिचुएशन को कभी चेंज नहीं करता है। तो हम जो हैं उसकी तरह अगर कोई प्यार करता है अच्छे से तो उनका प्यार जो है वो सच्चा प्यार होता है। जैसे नाविकों के लिए ध्रुव तारे की इम्पोर्टेंस है कि वो उसको देख के ये पता चला लेते हैं कि उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है, तो उसी प्रकार से प्रेमियों के लिए सच्चे प्यार के महत्व को कोई भी मना या नकार नहीं कर सकता। The last stanza of the poem describes, personifies time as a farmer. Time destroys everything with its bending sickle. It destroys even the beauty of rosy lips and cheeks, but true love is not a slave to time. It does not change with the passage of time. True love remains constant till the end of the world. The poet is true. The poet is sure that his definition of true love cannot be contradicted or challenged. The poet firmly declares that if anyone proves him wrong, there can be no true lover on this earth. तो कविता का जो अंतिम स्टेंजा है उसमें जो है एक किसान के साथ जो है पर्सोनीफाई कर देता है लव को पोइट। वो कहता है कि जो समय है वो अपनी मुड़ी हुई सिकल जो होती है, दराती जो होती है जिससे कि हम फसल काटते हैं, वो सब कुछ बर्बाद कर देता है समय जो है अपनी दराती से, और गुलाबी होठों और गालों की सुंदरता को भी नष्ट कर देता है, मतलब फिजिकल ब्यूटी को भी वो ख़त्म कर देता है। समय आपने देखा होगा यंग होते हैं तो हम सुंदर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज के साथ हमारा शरीर भी जो है वो बदलता जाता है और वो इतना सुंदर नहीं रहता। लेकिन सच्चा प्यार जो है वो समय का गुलाम नहीं होता है।
समय बीतने के साथ सच्चा प्यार कभी भी नहीं बदलता है। जैसे सुंदरता बदल जाती है बाहरी, तो मन की सुंदरता जो है वो कभी नहीं बदलती है। और जब हम किसी को सच्चा प्यार करते हैं तो समय के साथ उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। सच्चा प्यार जो है वो संसार के ख़त्म होने तक हमेशा स्थिर रहता है, स्थायी रहता है। और कवि को विश्वास है कि उसके सच्चे प्यार की जो परिभाषा है उसको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है, क्योंकि उसका प्यार जो है वो फिज़िकल ब्यूटी की तरह नहीं है, एवर चेंजिंग, वो हमेशा के लिए सच्चा प्यार ही है। और यहाँ पर कवि जो है वो घोषणा भी कर देता है कि जो कोई उसे गलत सिद्ध कर देगा तो इस पृथ्वी पर कोई भी सच्चा प्रेमी हो ही नहीं सकता। तो जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही ट्रू हैं, ये जो है विलियम शेक्सपियर यहाँ पर बोलते हैं। तो चलिए करते हैं पोएम का फर्स्ट स्टैंजा शुरू। लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पीडिमेंट्स, love is not love which alters when it alteration finds, or bends with the remover to remove। मैरिज सबको पता है क्या होता है, शादी होता है, मेल मिलाप, ट्रू माइंड्स होते हैं सच्चा प्यार करने वाले। इम्पेडिमेंट्स मतलब बाधाएं, मुश्किलें, मुसीबतें। ऑल्टर करना मतलब बदलना, कपड़े भी ऑल्टर करवाते हैं ना हम, साइज चेंज करवाते हैं। ऑल्टरनेटिव बदलाव। बैंड्स मतलब झुक जाना। रिमूवर क्या होता है, हटाने वाला। गर्ल्स को तो इजी अच्छे से पता होगा, नेल पॉलिश रिमूवर हटाने वाला जो होता है, रिमूव मतलब हटाना। तो अगर इसका हमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना हो, जैसे कि आपके पेपर में आएगा, तो हम कैसे बताएंगे? दिस स्टैंजा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स फेमस सोनेट लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। मतलब कि ये स्टैंजा जो है विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस सोनेट लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से लिया गया है। और बच्चों, जब भी हम किसी भी वर्क का नाम लिखते हैं, जैसे किस पोएम का हमने नाम लिखा, तो आपने देखा ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर डाला गया है, तो ऐसे ही हम लिखेंगे। इन दिस पोएम द पोइट गिव्स हिज डेफिनेशन ऑफ ट्रू लव। यहाँ पर पोइट जो है अपनी डेफिनेशन, परिभाषा देता है कि सच्चे प्यार की परिभाषा मेरे लिए क्या है। आप जो है पोइट के नाम को अंडरलाइन कर सकते हैं, वो अलग से पता चल जाएगा कि बच्चे ने ठीक लिखा है। ही बिलीव्स दैट ट्रू लव इज़ कॉन्स्टेंट एंड परमानेंट। वो मानते हैं कि जो सच्चा प्यार है वो जो है कभी भी नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है, सम रहता है। पैसेज ऑफ टाइम हैज़ नो इफेक्ट ऑन ट्रू लव। जो समय के बीत जाने के साथ सच्चे प्यार पर कोई भी असर नहीं आता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में हमें तो ये बताना होता है कि ये स्टैंजा कौन सी पोएम से लिया गया है, किसने इसको लिखा है, और ये किस बारे में है पोएम, और ये लाइंस किस बारे में, ये बताना होता है हमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन द लाइन्स अंडर रेफरेंस द पोइट इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी ऑब्स्टिकल इन द यूनियन ऑफ ट्रू लवर्स। आपको इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करना है एग्ज़ाम में, तो हम इसको दोनों तरीके से जो है कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रही है और एग्ज़ाम पर्पज़ ऑफ व्यू से भी हम इसको कर रहे हैं। तो इन लाइंस में जो है पोइट कहता है वो तैयार ही नहीं है ये एक्सेप्ट करने के लिए कि जो सच्चे प्रेमी हैं उनकी यूनियन में, उनके मेल मिलाप में कोई भी बाधा, कुछ भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कहना चाहते हैं कि अगर सच्चा प्रेम है तो कोई भी मुसीबत किसी के भी रास्ते में कुछ भी रोड़े नहीं अटका सकती है। He says that true love does not change even if it finds a chance to change। वो कहना चाहते हैं कि जो सच्चा प्यार है वो कभी भी मौका नहीं, जो है मौका मिलेगा भी चेंज होने का, तो भी वो चेंज नहीं होता है। इन द सेम मैनर इट डज़ नॉट बो विद द रिमूवर टू रिमूव। और इसी तरीके से वो कभी भी जो है हटाने वाले की वजह से हटेगा भी नहीं। टू सम अप, ट्रू लव रिमेन्स द सेम इन ऑल सर्कमस्टांसेस। अगर हम इसको सम अप करके बोलें तो जो सच्चा प्यार है वो हर परिस्थिति में एक समान ही रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। तो लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। वो कहता है कि मैं जो हूँ नहीं मानता कि जो सच्चा प्यार है उसकी यूनियन में कोई भी इम्पेडिमेंट है, मुसीबत जो है, रुकावट जो है कुछ असर डालेगी। लव इज़ नॉट लव विच ऑल्टर्स वैन इट अल्टरेशन फाइंड्स। कोई भी प्यार सच्चा नहीं है अगर उसको बदलने का मौका मिले और वो बदल जाए तो। और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, या फिर वो झुक जाए किसी हटाने वाले की हटाने की कोशिश से। तो ये विलियम शेक्सपियर ने फर्स्ट स्टैंजा में सम अप किया है। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड स्टैंजा की तरफ। ओ नो, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क that looks on tempests and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose worth's unknown, although his height to be taken.
तो अब मीनिंग्स देख लेते हैं। एवर फिक्स्ड मार्क मतलब प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस जिसको बोलते हैं, जो कि समुद्र के बीच में खड़ा होता है। वो खंबा जो प्रकाश देता रहता है, किसको देता है, उससे पता चल जाता है बोट और शिप चलाने वाले को कि हम किस डायरेक्शन में हैं। और साथ में पोल स्टार भी यही चीज़ बताता है। लुक्स ऑन मतलब सामना करना, टेम्पेस्ट्स होते हैं समुद्र के तूफान। पोल स्टार होता है ध्रुव तारा जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है। बार्क होता है यहाँ पर किश्ती। बार्क का मतलब ऐसे भूखना भी होता है, जो कि डॉग बार्क करते हैं। वर्थ इज कीमत, टेकन इज माप सकता है। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देखते हैं इसका। दिस स्टैंजा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स फेमस सोनेट लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। In this poem, the poet gives his definition of true love. He believes that true love is constant and permanent. Passage of time has no effect on true love. So you see that reference to the context of the same sonnet or same poem can be same. So let us move towards the explanation. In these lines, the poet gives two similes to prove that true love is constant and permanent. यहाँ पर दो similes ली हैं पोइट ने, दो उपमाओं का प्रयोग किया है ये दिखाने के लिए कि जो लव है वो कांस्टेंट है और स्थिर है और स्थायी है। द फर्स्ट सिमिली इज दैट ऑफ अ लाइट हाउस एंड द अदर ऑफ द पोल स्टार। तो पहले तो लाइट हाउस की तरह जैसे कि, और फिर पोल स्टार की तरह जो है सिमिली उपमा दी गई है। जस्ट एज ए लाइट हाउस फेसेस मैनी सी स्टॉर्म्स बट इट इज नॉट शेकन बाय देम, Similarly, true love faces all kinds of difficulties but remains the same. तो क्या कहा गया है कि जैसे लाइट हाउस होता है, समुद्र के बीचों बीच खड़ा है वो, तो वो बहुत सारे समुद्री जो है तूफानों का सामना करता है, लेकिन वो वहाँ से हिलता नहीं है अपनी जगह से। इसी प्रकार जो सच्चा प्रेम होता है वो कितनी ही मुसीबतें क्यों ना झेले, वो हमेशा ऐसा का वैसा ही बना रहता है जैसा कि वो होता है। तो सच्चा प्यार को बदल नहीं सकते, उसको लाइट हाउस के साथ कंपेयर किया गया है। द पोल स्टार रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन वन डायरेक्शन एंड गाइड्स द सेलर्स। इसी तरीके से जो पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा होता है, वो भी हमेशा अपनी सेम ही पोजीशन में आता है, एक ही डायरेक्शन में आता है, और वो हमेशा जो है सेलर्स को, जो कि समुद्री नाविक हैं, शिप चलाने वाले हैं, उनको हमेशा रास्ता दिखाता है। सिमिलरली ट्रू लव गाइड्स द लवर्स इन द डार्क सी ऑफ लाइफ। इसी तरीके से जो सच्चा प्यार है वो लवर्स को अंधेरे समुद्र में, जो है जीवन रूपी अंधेरा जो है समुद्र है, जो जीवन रूपी अंधेरा सागर है, उसमें जो सच्चा प्यार है वो हमेशा हमें हमारा मार्गदर्शन करता है। दो वन कैन मेजर द हाइट ऑफ ट्रू लव येट इट्स इम्पोर्टेंस इज नॉट मेजर्ड बाई एनी बॉडी। तो इसी तरीके से जो सच्चा प्यार होता है वो जीवन के अंधेरे में जो है हमारा मार्गदर्शन करता है। हालांकि सच्चे प्यार की ऊंचाई मापी जा सकती है, लेकिन उसको उसके महत्व को नहीं माप सकता है। दैट मीन्स इट इज़ बियॉन्ड एनी मेजर्स। सच्चे प्यार को कोई भी जो है उसकी ऊंचाई को नहीं नाप सकता है, और वो जो है हमेशा बना ही रहता है, उसको कोई भी नहीं चेंज कर सकता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। लव्स नो टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, within his bending sickle's compass come, love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. Fool is मूर्ख होता है, वैसे यहाँ पर गुलाम का मतलब में लिया गया है। बेंडिंग सिकल, सिकल होती है दराती, बेंडिंग मतलब मुड़ी हुई, कंपास होता है दायरा, ऑल्टर मतलब बदलना, बियर इट आउट का मतलब होता है बनाए रखना, डूम होती है मृत्यु। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इज सेम ऑलमोस्ट, थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं हम। दिस स्टैंजा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स फेमस सोनेट लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। In this poem, the poet gives the definition of true love. He is of the view that true love does not change with the passage of time. It remains green and ever fresh. तो ये लाइन थोड़ी सी अलग लिखी गई है, इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। In this last stanza of the poem, the poet uses a metaphor to prove that true love is everlasting. तो इस लास्ट स्टैंजा में जो है कवि ने तुलना का प्रयोग किया है यहाँ पर, और वो कहते हैं कि जो सच्चा प्यार है वो सदा बना रहता है। He believes that true love is not a slave to time. कि जो सच्चा प्यार है वो समय का गुलाम नहीं है, वो समय के साथ बदलता नहीं है। जैसे हमारा फिज़िकल जो शरीर है वो बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं,
लेकिन सच्चे प्यार की इम्पोर्टेंस नहीं चेंज होती है। ही personifies टाइम एज अ फार्मर विच कट्स द ripened क्रॉप विद इट्स बेंडिंग सिकल। वह समय को एक किसान के रूप में व्यक्तिकरण करता है कि समय जो है किसान की तरह है। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग के साथ कंपेयर करके बताते हैं उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो समय जो है किसान की तरह अपनी मुड़ी हुई दराती से पकी हुई फसल को काट लेता है। तो मतलब क्या है कि जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो डेथ हो जाती है, उससे ये बात जो है की गई है उस तरीके से। Although time destroys everything with its brief hours and weeks, yet true love does not come in its compass. हालांकि जो समय है वो हमेशा जो लिमिटेड होता है सबका कि भाई आपको इतना ही टाइम तक जीना है, तो वो क्या है हर चीज़ को नष्ट कर देता है। लेकिन जो ट्रू लव है वो इस कंपास में, इस दायरे में नहीं आता। इट डज़ नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, ट्रू लव रिमेन्स एवर फ्रेश टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो संसार के अंत तक वह सदाबहार और ताज़ा रहता है। जो सच्चा प्यार है वो टाइम के दायरे से बाहर है। तो आइए देख लेते हैं अब हम स्टैंजाज फॉर कॉम्प्रीहेंशन। लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, एडमिट impediment love is not love, which alters when it alteration finds or bends with the remover to remove, or no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. तो इसमें क्वेश्चंस हैं विच लव इज़ नॉट लव। तो आंसर्स भी देखिए दिए गए हैं। दैट लव इज़ नॉट ट्रू लव विच चेंजेस विद द सर्कमस्टांसेस और आस्क और एक्सेप्ट्स डिफीट बिफोर एन अपोजिशन। Next question is, what does tempests here mean? So answer is, here tempest means sea storms. What is the concept of love in the first line? The first line implies that there can be no hindrances in the union of true lovers. ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं पहले। What is the ever fixed mark? The ever fixed mark is the lighthouse. It faces sea storms but is never shaken. Fifth question is, who is the writer of these lines? So answer is, William Shakespeare is the writer of these lines. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। फॉर कॉम्प्रीहेंशन, लव इज नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, विद इन हिज बैंडिंग सिकल्स कंपास कम, लव alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. So first question is, name the poem and the poet. The name of the poet is Let Me Know to the Marriage of True Minds, and the name of the poet is William Shakespeare. ऐसे अटेम्प्ट करना है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, whose fool is not love? True love is not the fool of time. It does not change with time. Fool here represents slave. यहाँ दास को represent कर रहा है fool. Next question is, how has beauty been described as weak before time? Physical beauty, that is rosy lips and cheeks, is destroyed by the time. Therefore, it is described as weak before time. तो weak before time क्या है? Physical beauty, जैसे कि with age जो है हमारे शरीर में changes आ जाते हैं। rosy lips जो हैं, cheeks जो हैं वो destroy हो जाते हैं। that means झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, lips भी सिकुड़ जाते हैं टाइम के साथ। तो physical beauty ख़त्म हो